नमस्ते गुरुकुलियंस। आज की इस वीडियो में मैं हिंदी अध्यापक अशोक कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा है कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और जो कार्य अध्यापक वर्ग द्वारा आपको करवाया जा रहा है उसे आप ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आज एक नया विषय आपके सामने लेकर आए हैं जिसका नाम है ल्हासा की ओर। ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने अपने लेखन में अनेक यात्रा वृत्तांत लिखे। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंधा नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे था और इन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की और इन यात्राओं का इनका ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। इनकी जो शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, जर्मनी, चीनी, फारसी आदि भाषाओं का इनको ज्ञान था, जिसके कारण इनको महापंडित की उपाधि भी दी गई। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका की यात्रा की। वहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जिसके कारण इनको राहुल सांकृत्यायन के नाम से जाना जाने लगा। राहुल जी ने अनेक रचनाएं लिखी। इन्होंने लगभग 150 से अधिक रचनाएं लिखी हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाओं में वोल्गा से गंगा तक, मेरी जर्मन यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, लद्दाख यात्रा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी जो भाषा शैली है बड़ी ही प्रभावशाली रही है, मुहावरेदार रही है। तो इन्होंने यात्रा वृत्तांत में घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की। और जब हम बात करते हैं यात्रा वृत्तांत की, यात्रा वृत्तांत के अंदर लेखक उन्होंने जिस स्थल की यात्रा की उस स्थल के बारे में जानकारी देना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। हम सभी जानते हैं कि यात्रा करना मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। मानव अनेक स्थानों की यात्रा करता है, चाहे धार्मिक स्थल हो, ऐतिहासिक स्थल हो या पहाड़ी स्थल हो। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वह इन यात्राओं से अनेक नए अनुभव सीखता है और इनके माध्यम से अपना मनोरंजन तो करता है, साथ ही साथ उसका ज्ञानवर्धन भी होता है। अगर हम मानव इतिहास पर नज़र डालें कि मनुष्य के विकास में यात्रा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यात्रा वृत्तांत के लेखक का मूल उद्देश्य लेखक द्वारा यात्रा किए गए स्थल के संबंध में जानकारी देना। यात्रा वृत्तांत के माध्यम से लेखक वहाँ की सामाजिक संरचना कैसी है, लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ रह रहे लोगों की जो प्रवृत्ति है, जो आगंतुक हैं, यात्रा करने वाले लोग हैं, उनके प्रति उनकी सोच कैसी है, इस बारे में लेखक लिखता है अपने यात्रा वृत्तांत में। यदि हम सबसे बड़े यात्रा लेखक के बारे में बात करें तो इनमें राहुल सांकृत्यायन सबसे बड़े यात्रा वृत्तांत लेखक रहे हैं। इनका जो यात्रा वृत्तांत अरे यायावर याद रहेगा 1953 में प्रकाशित हुआ था। आज जो आपके पास जो विषय है ल्हासा की ओर, जिसमें लेखक ने उस क्षेत्र की, वहाँ की
सामाजिक जीवन की, वहाँ की भौगोलिक स्थिति की, वहाँ के इतिहास की, वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। लेखक ने बताया कि वहाँ के जो लोग हैं किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पहाड़ी लोगों का जो जीवन है कितना दुर्गम होता है, उनको अपनी आजीविका कमाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और स्वयं लेखक ने जानकारी दी है कि जब उन्होंने यात्रा की कृषि क्षेत्र की तो उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इन कठिनाइयों को इन्होंने किस तरह से झेला। उस पहाड़ी इलाके की यात्रा करते समय उन्होंने किस तरह से वहाँ चढ़ाई की, इन सभी बातों का वर्णन लेखक ने इस यात्रा वृत्तांत में किया है। इस यात्रा वृत्तांत का विस्तार से वर्णन करने से पहले हम इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द हैं उनके बारे में आपको बताएंगे और उन्हें हम लिखकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अतः आज हम सबसे पहले इस कड़ी में इस यात्रा वृत्तांत से आए जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। सबसे पहले इनको ध्यान से आप देखेंगे और इनके अर्थ को जानेंगे, ताकि जब हम इस पाठ को पढ़ें तो पढ़ते समय हमारे सामने कोई मुश्किल ना आए, कोई कठिनाई ना आए। इसलिए हम इन कठिन शब्दों को आपके सामने लिख रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, ताकि पाठ पढ़ते वक्त आपको इसकी गहन जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहला जो कठिन शब्द हम आपके सामने लिख रहे हैं वो परित्यक्त। परित्यक्त क्या है? परित्यक्त होता है छोड़ा हुआ। जब हम एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम उसको परित्यक्त बोलते हैं, यानी त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ, हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यानी किसी स्थान को छोड़ देना परित्यक्त कहलाता है। आपके पास जब आप पाठ पढ़ोगे तो इस शब्द को आप जब ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे, तो इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा शब्द है राहदारी। राहदारी क्या होता है कि जब हम किसी अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता होती है, किसी, या हम चिट भी बोल सकते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। तो वो आवश्यकता लेखक को भी पड़ी जब लेखक ने नेपाल से तिब्बत की यात्रा शुरू की। यानी वहाँ से जो नदी है उसको पुल को पार करने के लिए उन्हें एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता हुई, उसे बोलते हैं राहदारी। यानी रास्ता पार करने के लिए, क्या अर्थ हुआ इसका? रास्ता पार करने के लिए एक किस्म का हम प्रमाण पत्र कह सकते हैं, होता है राहदारी। जब हम पाठ पढ़ेंगे उसमें आएगा कि जब लेखक और उसके साथियों ने रास्ता पार किया तो उनसे राहदारी मांगी गई, जो कि किसी मजिस्ट्रेट, वहाँ के जो उच्च अधिकारी है, उनके द्वारा लेकर दिया जाता है। अगला है छंग शब्द, आप इसमें पढ़ेंगे। छंग होता है एक नशीला पदार्थ, जैसे हम अपने यहाँ बोल देते हैं मदिरा के रूप में। जब लेखक और उसके साथी एक अच्छे वेश में भी वहाँ पर गए थे तो वहाँ के जो लोग शाम के समय छंग पीकर मदहोश हो जाते हैं, यानी वो अपने होश आवास खो बैठते हैं। ये छंग क्या होता है? एक नशीला पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा श्वेत। श्वेत शब्द आपको मिलेगा पाठ में। इसका अर्थ होता है सफ़ेद, यानी हिमालय की जो बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई आपको मिलेंगी, तो उसके लिए वहाँ पर श्वेत शब्द प्रयोग
किया गया, जिसका अर्थ होता है सफ़ेद। नेक्स्ट है हमारा भरिया। भरिया शब्द यानी जब लेखक और उसके साथी जब ऊंचे स्थान पर जाते हैं, उनको 16-17 मील की ऊंचाई तय करनी होती है, तो अपने सामान को उठवाने के लिए उनके भरिया की आवश्यकता होती है। भरिया होता है बोझा ढोने वाला यानी भारवाहक। भारवाहक यानी बोझा ढोने वाला, जो यदि आप कह सकते हैं अपने शब्दों में कुली भी जिसे कहते हैं, हम बस स्टैंड पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, तो लोगों का सामान वो उठा कर ले जाते हैं, तो हम उनको भारवाहक बोलते हैं। अगला जो शब्द हमारा है वो है गंडा शब्द। जिसका अर्थ होता है गंडे। यानी कि जब लेखक सुमति के साथ यात्रा कर रहा था, तो सुमति ने कुछ बौद्ध धर्म के का जो चिन्ह है वो लिखा हुए कुछ वस्त्र अपने यजमानों में बांटे थे। यानी हम इसको कह सकते हैं मंत्र पढ़कर गांठ लगाए हुए धागे या वस्त्र। मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ वस्त्र या धागा जो कि सुमति ने अपने यजमानों में वहाँ पर यात्रा करते हुए समय बांटे थे। उसके बाद शब्द आता है आपके पास पाठ में सत्तू। सत्तू होता है जौ और चने का आटा, उसे हम सत्तू बोलते हैं। जौ व चने का आटा सत्तू कहलाता है। अगला शब्द है हमारा डांडा। डांडा शब्द आएगा जो कि समुद्र तल से 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है, और इसके लिए जो डांडा होता है एक ऊंची जमीन, इसके लिए प्रयोग करते हैं। ऊंची जमीन। अगला जो शब्द है हमारा वो आता है भद्र। भद्र शब्द आपको मिलेगा पाठ में। भद्र का अर्थ है सज्जन, कि जब लेखक और उसके साथी भद्र वेश में गए थे। बाद हमारा जो अगला जो शब्द आता है वो है निर्जन। निर्जन के लिए हम प्रयोग करते हैं सुनसान, जहाँ पर कोई व्यक्ति ना रहता हो, एकांत स्थान। सुनसान या एकांत शब्द हम निर्जन के लिए प्रयोग करते हैं। अगला जो शब्द है हमारा दुर्ग। दुर्ग का अर्थ होता है किला। हम सुनते हैं अनेक राजा महाराजाओं के बारे में कि ये अकबर का किला है या शाहजहां का किला है या महाराणा प्रताप का किला है, तो इनके बारे में हम हमेशा बात करते रहते हैं कि विशाल क्षेत्र में जो ये वहाँ पर वो निवास करते हैं, वो तो एक काफ़ी जगह में उनका जो महल होता है वो एक प्रकार से दुर्ग कहलाता है, कि ऊंचे स्थान पर होता है, तो वो दुर्ग का अर्थ यहाँ पर होता है किला। अगला जो शब्द हमारा है अपरिचित। अपरिचित शब्द का अर्थ है अनजान, जिसे हम न जानते हों, जिससे हमारा कभी कोई परिचय ना हुआ हो, हम उसे अपरिचित या अनजान कहते हैं। अगला शब्द हमारा खुफिया विभाग। इसका अर्थ है गुप्त विभाग। मीन्स इसके अंदर कुछ खुफिया जानकारी रखने वाले व्यक्ति होते हैं हर एक राज्य में, जो कि अपने राज्य से संबंधित या अपने देश से संबंधित गुप्त जानकारी रखते हैं, या कोई किसी डाकू के बारे में, या कोई किसी
अन्य जो गलत कार्य करता है व्यक्ति उस राज्य या देश में, तो उनके बारे में जानकारी रखते हैं ताकि उन पर नियंत्रण रखा जा सके। उसके लिए हर एक सरकार द्वारा जो गुप्त विभाग रखा जाता है। तो ये थे हमारे कुछ मुश्किल शब्द जिनको हमें पढ़ने में मुश्किल आ सकती थी, इनके बारे में आपको बताया। हमने लेखक के जीवन के बारे में जाना और उन यात्रा वृत्तांत क्या होता है इसके बारे में आज के हमने इस वीडियो में पढ़ा है। अगली वीडियो में, अगले कालांश में इसी पाठ से संबंधित जो इसका पाठ का विस्तार है वो आपके सामने लेकर आएंगे और उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आज की इस कालांश में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।